गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का दिन आपका जरूर शुभ रहा होगा और वीकेंड है और वीकेंड के ऊपर आपके जरूर कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन खबरें जरा जितनी आपने सुनी है दिन भर, क्या आप उनको समझते हैं? क्योंकि खबरों को जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इन खबरों के पीछे की असल खबर तक पहुंचना है। तो इसीलिए हमारा आज का ये खास कार्यक्रम है, लगातार हम इस पर बातचीत करते हैं। मैं पुनीत पाठक लेकर आया हूं आपके लिए एक खास और नया बुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिन की बड़ी खबर के हर पहलू से आपको बाखबर करते हैं। तो आप सबका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर के साथ। आज की स्थिति आपको पता है, राजधानी रायपुर में हरियाणा के 30 कांग्रेसी विधायक हैं। इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर में सेफ हाउस में शिफ्ट किया है। विधायकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक रिजॉर्ट में रखा गया। यहां परिंदा भी नहीं जा सकता। IBS 24 के पास NIT फरीदाबाद हरियाणा सीट से जो विधायक हैं कांग्रेसी नीरज शर्मा, उनकी एक सुपर एक्सक्लूसिव बाइट और फुटेज आया। IBS 24 को भेजे गए बयान में वो क्या कहते हैं, सुनिए। आज तो विरोधियों का मतलब या तो गोली मार दो या उल्टे सीधे केसों में फंसा दो। आज सबसे ज्यादा प्रश्न विधायकों की सुरक्षा का है। हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा पे हम सब विधायकों का दबाव था कि भाई आप कहीं ऐसी जगह चलें, सेफ जगह चलें, कल को किसी भाई के संग कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे को सुना आपने। सीट और सत्ता पाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और इस तरह की बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक माननीय विधायक, एक चुने हुए प्रतिनिधि कह रहे हैं। हरियाणा की NIT फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा का यह बयान सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है, उसकी नीति पर, नियत पर सवाल उठाता है। वैसे इसके पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ के, खरीद फरोख्त के कई बार आरोप लगाए, लेकिन हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों के भय के मामले में यह आधिकारिक तौर पर पहला आरोप वाला बयान है। अब जरा इस पूरे मामले को भी डिकोड करते हैं। कांग्रेस विधायक के बीजेपी पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। बीजेपी इन आरोपों से इनकार भी कर चुकी है। सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर बीजेपी पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। सवाल यह भी कि विधायक का यह बयान हरियाणा की सियासत की सही तस्वीर दिखा रहा है या फिर इस बयान के पीछे कोई नया सियासी प्रोपेगेंडा फैलाने की नीयत है। अब ये जनता पर छोड़ते हैं, और जनता, खासतौर पर हरियाणा की भी जो जनता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझती होगी। दोनों पक्षों के नेता उनसे सीधे तौर पर जुड़े। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। असल मुद्दा यह है कि लोकतंत्र में इस तरह के हालात ना बने तो बेहतर है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को इस तरह नजरबंद करना पड़े, उन्हें अपना राज्य छोड़कर कहीं और सुरक्षा के लिए जाना पड़े, समझ से परे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। संवैधानिक तरीके से चुनाव हो, संवैधानिक तरीके से आप नतीजों को अपनाएं पूरी तरह से। अब खबर रायपुर से, जहां मनरेगा कर्मचारियों और सरकार के बीच में एक तनातनी सी देखने को मिल रही है। मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से मनरेगा कर्मचारियों को एक चेतावनी भी मिल गई। ये छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मी हैं, जिन्होंने आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। मनरेगा कर्मियों ने पहले तो बूढ़ा तालाब पर धरना दिया और इसके बाद बूढ़ा तालाब से लेकर सप्रे शालाकारी मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की। इस रैली की खास बात थी कि मनरेगा कर्मियों ने कांग्रेस विधायकों से मिले समर्थन पत्र का बैनर लगा रखा था और जॉब सिक्योरिटी की हम मांग कर रहे थे, और जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में ना रखते हुए हमारी संविदा से एक तरफा समाप्त कर दी गई है। ये तो रहा मनरेगा कर्मियों का पक्ष। मनरेगा कर्मियों के प्रदर्शन पर सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। मंत्री रविंद्र चौबे ने मनरेगा कर्मियों से जिद छोड़कर काम पर लौटने की अपील की है। मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि मंत्री रविंद्र चौबे ने जहां मनरेगा कर्मियों को काम पर लौटने की अपील की, तो साथ ही काम पर न लौटने पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत भी दिए। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात के ऊपर अडिग हैं। चेतावनी भी है और एक तरह से अपील भी है। लोकतंत्र में विरोध करने का, प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, सच है। व्यवस्था ने परेशान या नाराज लोगों को सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये एक तरीका दिया है, इसका सहारा वो लेते हैं। मनरेगा कर्मी भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया।
इसके बाद भी सरकार का रवैया इस पर सख्ती दिखा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह के हालात हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल की वजह से मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर मजदूर वर्ग के ऊपर पड़ रहा है निश्चित तौर पर, और इस वजह से गांव की अर्थव्यवस्था पर भी जाहिर तौर पर बाद में असर आएगा और अभी भी पड़ रहा है। चलिए, कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये जो हालात हैं, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तनातनी मनरेगा कर्मी अपना पक्ष रखते हैं। इस बात की वो बात कहते हैं कि दोनों पक्षों में एक संवाद हो जाए, एक बीच का हल निकल जाए। ऐसा कई लोग कहते हैं कि किसी भी मुद्दे का हल निकल सकता है अगर आप बातचीत करें। तो अब देखते हैं कि इसमें बात कब शुरू होती है, विवाद कब पूरी तरह से खत्म होता है। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां सरकार और सीएम शिवराज को घेरने कांग्रेस ने कोल संकट को मुद्दा बनाया और कोयला यात्रा निकालने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में अब कोयले पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस इसे लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है। सीएम शिवराज को चेतावनी दी गई कि राज्य सरकार केंद्र से प्रदेश के हिस्से का कोयला मांगे और अगर केंद्र सरकार कोयला नहीं देती तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कोयला यात्रा निकालेगी। वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव का कहना है कि शिवराज सरकार कहती है कि प्रदेश में कोयले के भंडार भरे हैं और दूसरी तरफ कोयले की कमी की पूर्ति के लिए आयात की बात कहती है। मध्य प्रदेश की सरकार अपना खुद का कोयला उपयोग करने के बजाय विदेशों से महंगा कोयला खरीदकर मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देने का काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव कोयला संकट पर कोयला यात्रा निकालने वाले हैं, जिस पर शिवराज सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है। सिर्फ राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस। जब मुद्दा बिजली का है नहीं तो मुद्दा बनाने की कोशिश, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। असल में सूबे में कोयले की कमी देखी जा रही, जिसके चलते राज्य में कोयला आयात करने की स्थिति है। वहीं प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, सो विपक्ष इस संकट को भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्ष कोयले को लेकर यात्रा निकालना चाहता और सत्ता पक्ष कहता कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है और इसे जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा। वैसे ये बात सबके सामने कि देश में कई प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति है। हमारे देश में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिनको रन करने के लिए कोयला चाहिए। यानी कोयले की कमी हुई तो इन प्लांट्स के ऊपर संकट आएगा। चलिए अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की सियासत और बीजेपी की मजबूरी, इसे भी डिकोड करते हैं। बिजली का मुद्दा हमेशा मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में रहा। याद कर लें आप, दिग्विजय सिंह का शासनकाल एक बड़ा मुद्दा बिजली था। एक वक्त में बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती आई। अब हालात पलट गए। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। प्रदेश को अपने हक का कोयला मांगना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार भी इस मामले में नियम, कायदे और हालात के आगे एक तरह से बेबस है। अब देखना साहब यह है कि जो कोयला यात्रा है ये कितनी कारगर रहती है। इससे कांग्रेस को क्या कोई लाभ, सियासी लाभ हो पाता है, क्योंकि ये बिजली से कहीं ज्यादा ऐसा आरोप है कि सियासी एक मुद्दा है। वैसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी एक आंदोलन हुआ। आंदोलन का मुद्दा हसदेव बचाओ अभियान है। इसके समर्थन में एक रैली निकली। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव बचाओ अभियान के नाम पर फैलाई जाने वाली अफवाहों का पुरजोर खंडन किया। अडानी की जागीर नहीं, तस्वीरें राजनांदगांव की, जहां जिला किसान संघ ने रैली निकाली। बचाओ यात्रा सफल करो। ये रैली हसदेव बचाओ आंदोलन के समर्थन में निकाली गई। पर्यावरण और खेती बचाओ का बैनर लिए जिला किसान संघ के सदस्य पर्चा बांटकर लोगों को हसदेव बचाओ अभियान के प्रति जागरूक करते नजर आए। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह रुक करके लोगों को संदेश देंगे कि हसदेव बचाने के लिए एक हो। ये जो हसदेव का वन है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कहना है हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन करने वालों का, लेकिन ये भी सच है कि इस अभियान के नाम पर अफवाह भी फैलाई जा रही है। गलत तथ्यों का प्रचार किया जा रहा है, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल आक्रामक नजर आए। 8,000 पेड़ साहब कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख कब गिन लिए भैया? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ का आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। देश प्रदेश के विकास के लिए बिजली जरूरी है और बिजली के लिए कोयला उत्खनन करना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी है।
कहने का अर्थ ये कि विकास पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए और इस अहम मसले पर कम से कम राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। तो मुद्दा गंभीर है साहब, और आप हमसे सीधे तौर पर कनेक्ट है। आपको लग सकता है कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन मुद्दा आपसे हमसे जुड़ा है। बात तो सच है ना। जितना विकास जरूरी है उतना ही पर्यावरण भी तो आवश्यक है। बिजली जरूरी है तो कोयला तो चाहिए ही होगा। हमारे देश में लोकतंत्र है और अतीत में पर्यावरण को लेकर कई सारे आंदोलन हमने देखे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण और विकास के ताने बाने को जरा डिकोड कर लें। औद्योगिक विकास के मेटल यानी कोयले का खनन बहुत जरूरी। ऐसे में जंगल का नुकसान होता है, पर अर्थव्यवस्था और विकास के लिए यह जरूरी भी होता है, और यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। सरकार जहां पर्यावरण संरक्षण का दावा करते हुए खनन करती है, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी प्राकृतिक संपदा के ज्यादा दोहन और उसके नुकसान का हवाला देकर ऐसे प्रोजेक्ट्स का अक्सर विरोध करते हैं। अब जब सब ये बात को जानते मानते हैं कि दोनों जरूरी हैं, पर्यावरण और विकास, तो फिर इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और यही इकलौता विकल्प है और इस तक आना ही पड़ेगा। वैसे देश की करीब 6.5 करोड़ लोगों को एक तगड़ा झटका लगा। इससे जुड़ी एक खबर आई, हो सकता है आप भी उसमें से एक हो। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए पीएफ की ब्याज दर घटा दी। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा सहारा होता है। निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को पेंशन और दूसरी सुविधा नहीं मिलती जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। उनके लिए एक झटके वाली खबर है। केंद्र सरकार ने पीएफ की ब्याज दर में कटौती कर दी है। साल 2021 के लिए ईपीएफओ के डिपॉजिट पर ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है, जो कि 1977-78 के बाद पीएफ पर ब्याज की सबसे कम दर है। इसके पहले सालाना 2019-20 में पीएफ की ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.5% किया गया था। तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि सरकार के इस फैसले का निजी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 6.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर लोग क्या कहते हैं, पहले देखें। जो केंद्र एक बार लागू कर देता है, कटौती में तत्काल लागू हो जाएगा प्रदेश में, लेकिन जब बढ़ोतरी होती है तो प्रदेशों में लागू नहीं हुआ करती है। इस प्रकार से कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा घाटा है, और उसमें उसके जो बेसिक सैलरी से लेकर सारी चीज़ें रहती है उसमें पारदर्शिता रहती है। अतः ये केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है, इसको वापस होना चाहिए। शासन वेतन तो नहीं बढ़ा रही है, डीए तो नहीं दे रही, हाउसिंग नहीं दे रही है, ऊपर से हमारे ऊपर और कुठाराघात करते हुए केंद्र शासन भी उसमें होम में एक हवन करने की बात हो रही है। तो आम लोग और कर्मचारी परेशान हैं। उनको लगता है कि साहब राहतें तो कोई है नहीं, कहेंगे महंगाई बढ़ती जा रही है और उस पर से ये पीएफ और घट रहा है। तो केंद्र सरकार के पीएफ पर ब्याज दर कम करने को लेकर आम लोगों की पीड़ा आपने सुन ली। इसके पहले सरकार ने साल 2019-20 में ब्याज दर घटाई थी। जाहिर है इस मुद्दे पर सियासी रिएक्शंस तो आएंगे और आना शुरू भी हो गए, उनको भी सुन लीजिए। सरकार सक्षम देश होने के बावजूद भी यहाँ की नीतियां इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि चंद पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और आर्थिक रूप से देश के जनता के सामने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में ही महंगाई जो है कंट्रोल में है। आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल की जैसे ही उनको लगा तुरंत दरें भी कम की, गैस सिलेंडर की दरें कम की उनने। भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी के कारण हम कंट्रोल में। तो बात पीएफ की चल रही थी और पेट्रोल डीजल पर भी आ गई। साहब अपने अपने पक्ष हैं, सियासत है अपनी बचाव में और आरोप में कुछ तो कहेंगे। वैसे पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर घट चुकी है। केंद्र के इस फैसले पर आम जनता की राय और सियासी आरोप प्रत्यारोप आप सुन चुके हैं। अब इस बात को डिकोड करते हैं कि ब्याज की दर कम होने के बाद निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को कितना नुकसान होगा। जरा इस बात को अच्छे से डिकोड करें, समझें। मान लीजिए कि पहले आपका 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सालाना 1200 रुपए पीएफ में जमा होता था। अभी तक आपको 8.5% की दर से इस पर ब्याज मिलता था, यानी 1200 रुपए पर आपको 102 रुपए का ब्याज सालाना मिल रहा था। अब जबकि नई ब्याज दर कटौती वाली लागू हो गई, तब आपको 1200 रुपए पर 8.1% कम हुई ब्याज दर के हिसाब से 97 रुपए 20 पैसे सालाना ब्याज मिलेगा। यानी सीधे तौर पर आपको इसमें कटौती देखने को मिलेगी।
चलिए, अब यहां सबसे एक अहम सवाल उठता है कि ईपीएफओ कर्मचारियों के पैसों का आखिर करता क्या है? कैसे कर्मचारियों को जमा रकम पर ब्याज देता है? ब्याज तय कैसे होता है? इसको भी आप डिकोड करें, इसको भी आप समझें। ईपीएफओ पीएफ खाता धारकों के खाते में जमा हुए पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई एक हिस्सा इसका जो होता है वो ब्याज के रूप में खाता धारकों को दिया जाता है। अभी ईपीएफओ 85% हिस्सा डेट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता है, जिसमें सरकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड शामिल होते हैं, और बाकी का 15% हिस्सा इसे ईटीएफ में लगाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि डेट और इक्विटी से हुई कमाई के बेस पर ही पीएफ की ब्याज दर तय की जाती है। और अब अटल सत्य यह है कि साहब ये ब्याज दर घट गई हैं, और हमने आपको यह भी समझाया बताया कि अगर आप पीएफ जमा करते रहे हैं और होता है तो इस पर आपको कितनी कटौती झेलनी पड़ेगी, कितनी कमी। अब आपके हमारे जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य वो है महंगाई का प्रतिदिन बढ़ना। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब यह कि महंगाई से आम लोग हैरान परेशान हैं, और इस पर हमेशा की तरह सियासत भी हो रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार की नीति और योजनाओं का बखान किया। इस दौरान रिजिजू महंगाई पर भी बोले, लेकिन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर नहीं, बल्कि पेट्रोल उत्पाद पर, क्योंकि उनके पास बोलने को इस पर बहुत कुछ था। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आए हैं, उस विषय से हट के बोलेंगे तो आप लोग वो वाला छापेंगे, ये वाला छापेंगे। महंगाई पे क्या कुछ कहेंगे सर? मैंने कहा कहने के लिए तो बहुत कुछ है। वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। रविंद्र चौबे मौजूदा पेट्रोल डीजल की कीमत से खुश नजर नहीं आए। कहने का मतलब ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद भी विपक्ष हमलावर है। देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। पक्ष विपक्ष के दावे आप सुन चुके हैं और सुनते रहे हैं। हकीकत तो ये है कि महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तो महंगाई एक ऐसा मसला है, आम जनता चाहती है इस पर सवाल पूछे, लेकिन सवालों को आप देखते हैं केंद्रीय मंत्री तक कैसे टाल देते हैं। सीधे तौर पर हर आम और खास से जुड़ा है महंगाई का मुद्दा। इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है, और अगर चुनाव नजदीक हो तो पूछे मत। महंगाई, सियासत और आम जनता के इस त्रिकोणीय रिश्ते को भी जरा डिकोड कर लें। जैसा आपको बता चुके हैं कि महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग ये सबसे ज्यादा परेशान रहा है। राजनीतिक दलों के पास अपने अपने तर्क होते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत, अपने पक्ष के हिसाब से बात कहते हैं। जो सत्ता में होता है वो महंगाई बढ़ने के तमाम कारण गिनाकर खुद बचने का रास्ता ढूंढता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकता है। सत्ता बदलती है, महंगाई बढ़ती रहती है, तर्क और दलीलें वही रहती हैं, बस पक्ष अपने हिसाब से चेहरे बदलकर वही बातें कहते हैं। महंगाई को काबू में रखना हर सरकार का दायित्व है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी महंगाई काबू में नहीं आ रही, नहीं आ पाती, ये एक सच है। रायपुर दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो भी जब आई तो उनसे भी कई सवाल थे, लेकिन उनका राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलना सबको हैरान कर गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की हार का जिक्र किया, साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया भी। आज स्थिति ये है कि जो गांधी खानदान का गढ़ रहता था, विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो सुना आपने, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ आकर भी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनका मुद्दा अमेठी था और टारगेट राहुल गांधी थे। ऐसा क्यों है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी को हराना एक बड़ी उपलब्धि है उनके पॉलिटिकल करियर की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी कांग्रेस के वो फेस हैं, वो एक स्टोन है जिस पर हमला करके पूरी कांग्रेस को आप निशाने पर ले सकते हैं, और स्मृति ईरानी ऐसा करने में माहिर हैं और इसका कोई मौका वो गंवाती नहीं है। चलिए, वैसे आपने सुना होगा कि जो जीता वो सिकंदर, आज स्मृति ईरानी ये बोल सकती हैं, कह सकती हैं, और जाहिर तौर पर जिन्हें पार्टी अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है उन पर हमला करके पूरी पार्टी को आप एक तरह से निशाने पर ले रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कहते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत नगरीय चुनाव होने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम आ चुका है। कांग्रेस बीजेपी में घमासान है, दोनों दल चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। उम्मीद है कि इनके घोषणा पत्र में कुछ खास हो, लीक से हटकर। एक रिपोर्ट पहले इस पर देख लें।
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को मिलाकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जल्दी जारी करेंगे। ऐसे में चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी ने बच्चों से जुड़े विषयों को घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया। चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा, ऐसे करीब 24 बिंदुओं पर अपने सुझाव राजनीतिक दलों को भेजे और अपील की कि पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे में बच्चों से जुड़े मुद्दों को भी तवज्जो दें। इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने सुझावों का स्वागत किया है। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनके कोई सुझाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। तो ये सारी जो सुविधाएं टीकाकरण से लेकर ये जो हमारे पास सुझाव आएंगे, उनको हम वचन पत्र में शामिल करेंगे। नौनिहाल देश का भविष्य है, ये सब जानते हैं। ऐसे में सभी दलों को चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी के सुझाव पर अमल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि एक स्वस्थ प्रदेश और देश का निर्माण हो सके। तो साहब, मध्य प्रदेश में बच्चों को लेकर पहल करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा के खिलाफ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और ऐसा क्यों, इसको डिकोड कर लें। शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है, खराब स्थिति है। एमपी करीब 11 लाख कुपोषित बच्चों को अपने में समेटे, करीब 6 लाख बच्चे अति कुपोषण की श्रेणी में। इसी तरह साल दर साल बच्चों पर होने वाली हिंसा के आंकड़े भी गिरे नहीं हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये और चिंता की बात है। तो अगर राजनीतिक दल बच्चों के हित में गंभीर होते हैं, संजीदा होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी और सुखद नतीजे देखने को मिलेंगे, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो साहब, न्यूज डिकोड में आज हमने उन सारी खबरों को चुना जो आपसे हमसे सीधे जुड़ी हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। तो सोमवार रात 8:55 पर एक बार फिर दिन की, सप्ताह के पहले दिन की अहम खबरों को डिकोड करेंगे। तब तक इस वीकेंड पर अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।